गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 3 यानी कि चैप्टर का अंतिम भाग आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इस अंतिम भाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें समझना है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, हमने इस अध्याय में संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं, संघीय व्यवस्था का गठन किस प्रकार से होता है, भारत में संघीय व्यवस्था से किस प्रकार से है और संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, और भारत में विकेंद्रीकरण अब हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को उसके पहले मैंने बताया था या हम लोगों ने देखा था कि भारत एक विकेंद्रीकरण से बना हुआ संघीय देश है। भारत में सबसे पहले केंद्र बना था और बाद में उन्होंने अपने प्रशासन के लिए छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया था और इसीलिए राज्यों का संघ इस शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है। तो भारत के विकेंद्रीकरण की जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, उस प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मूल स्वरूप में भारत में दो ही स्तरों पर सरकारें बनाई गई थी, नंबर 1 केंद्र सरकार और नंबर 2 राज्य सरकार। लेकिन बाद में इस संघवाद का, संघीय शासन व्यवस्था का विस्तार करते हुए पंचायत राज व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने तीसरा एक स्तर निर्माण किया, जिसे हम लोग कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट। तो स्थानीय स्वशासी संस्थाएं, ये इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। सबसे पहले दो स्तरों पर व्यवस्था की गई थी, एक केंद्र सरकार व दूसरा राज्य सरकार। लेकिन पंचायत राज व्यवस्था के तहत स्थानीय शासन संस्थाओं के रूप में तीसरा स्तर किया गया, उसे स्थानीय स्वशासी इकाइयां कहा जाता है। स्थानीय स्वशासी निकाय का वर्गीकरण देखिए। वैसे इसका वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, शहरी स्वशासन संस्थाएं जो अर्बन क्षेत्र के लिए होता है, अर्बन एरिया के लिए, और दूसरा है रूरल एरिया के लिए। अर्बन एरिया में जो प्रमुख रूप से 3 संस्थाएं पाई जाती है, वर्तमान समय में 2 ही अधिकतर देखी जाती है। नंबर 1 है नगर निगम, दूसरा है नगर पालिका और तीसरा है नगर पंचायत। ये कहाँ कहाँ होती है ये हम लोग नीचे देखेंगे। ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में जिला स्तर पर जिला परिषद, पंचायत समिति तालुका स्तर पर और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। तो ये हमारे लोकल सेल बॉडीज है, इसका ये एक प्रकार से वर्गीकरण है। और पंचायत राज व्यवस्था में प्रमुख ये 3 बातें आते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। स्थानीय स्वशासन इकाइयों का महत्व देखेंगे हम सबसे पहले कि क्यों स्थानीय संस्थाएं स्थापित की गई, क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला लाभ होता है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके ऊपर हर बार प्रश्न पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था विश्व में एक बड़ा प्रयोग था। इस व्यवस्था से लगभग देखिए 36, तो प्यारे बच्चों इसको महत्व हम लोग बाद में देखेंगे, इसको हम लोग महत्व नहीं कहेंगे, ये एक प्रकार से उपलब्धियां है। स्थानीय स्वशासन इकाइयों की उपलब्धियां करके इसे पढ़ना है। मैंने गलती से वहां पर महत्व लिखा है, महत्व में भी आता है ये प्रस्तावना में, लेकिन ये उपलब्धियां है कि स्थानीय स्वशासन इकाइयां की उपलब्धियां क्या है जो भारत में हमने स्थापित की। तो पहली उपलब्धि यह है कि पंचायती राज व्यवस्था विश्व में एक बहुत बड़ा प्रयोग, क्योंकि भारत ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इसको बड़ा प्रयोग माना जाता है। इस व्यवस्था से लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत से लेकर तो जिला परिषद और आपके शहरी क्षेत्र की सारी इकाइयों में लगभग 36 लाख प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। सोचिए कितने बड़े लोग देश के निर्णय प्रक्रिया में या अपने गांव के निर्णय प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप में भागीदारी करते हैं। लोकतंत्र से जड़ें मजबूत होने में मदद मिलती है, डेफिनेटली लोग इसमें भागीदारी करने से लोकतंत्र मजबूत होता है।
शोषित और पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है क्योंकि इसमें रिजर्वेशन है। एससी एसटी महिलाओं के लिए और ओबीसी के लिए भी ये लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन दिया गया है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ उनके आवाज़ को भी मजबूती मिली है क्योंकि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में कुछ राज्यों में 50%, तो कुछ राज्यों में जो है 1/3 जो है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है, इसलिए उनका भी फायदा हुआ है। अब हम देखेंगे महत्व। तो स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का या स्थानीय स्वशासी इकाइयों का महत्व क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं स्थानीय समस्याओं का निपटारा करना आसान होता है, वेरी सिंपल। अगर गांव के लोगों को ही अगर वहाँ की सरकार या निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए तो डेफिनेटली वहाँ की समस्या उनकी समस्या होने के कारण वो उसे आसानी से समाधान करेंगे। अगर वही समस्या अगर राज्य सरकार पर दी होती तो वो, जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण लेंगे, किसी गांव की समस्या कब वो मुंबई पहुंचेगी, कब उसको देखेंगे, कब उसका रिप्लाई आएगा और कब उस समस्या का समाधान होगा। तो अगर हम लोग गांव के लोगों को ही उस छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने के अधिकार या निर्णय करने के अधिकार अगर हम लोग सौंपते हैं तो उसका निपटारा करना आसान होता है, ये पहला लाभ है। दूसरा, लोगों को अपनी इलाके की समस्याओं से बेहतर समझ होती है, वेरी सिंपल। उस गांव के वो लोग होते हैं, इसीलिए उस समस्या का समाधान कैसे करना है, कहाँ क्या कैसा करना है, कौन से संसाधनों को लाना है, कहाँ संसाधन उपलब्ध होंगे, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होती है और इसीलिए वो इस समस्या का आसानी से समाधान कर सकते हैं। तीसरा, उन्हें इस बात की अच्छी समझ होती है कि पैसा कहाँ कैसे और कितना खर्चा करना है, तो इसमें पैसे की भी बचत होगी। निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने का सीधा अवसर मिलता है क्योंकि गांव के लोग जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि गांव के लिए निर्णय करते हैं। इस प्रकार के गांव के लोगों को ही सीधा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने के अवसर मिलते हैं। जैसे सांसद देश के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं, वैसे ही ये गाँव के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं और इससे लोकतांत्रिक शिक्षा मिलती है। मतलब गांव के प्रतिनिधियों को शासन किस प्रकार से करना है, निर्णय कैसे लेते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, कैसी योजनाएं लागू की जाती है, इसकी सारी शिक्षाएं मिलती है। साथ ही लोग गांव के लिए प्रतिनिधियों के लिए वो चुनाव करते हैं, इससे एक लोकतांत्रिक भावना मजबूत होती है और ये एक लोकतांत्रिक शिक्षा प्राप्त होती है स्थानीय स्वराज्य के चुनाव द्वारा। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत मिलती है, जैसे मैंने अभी कहा कि लोकतंत्र बहुत मजबूत होते जाता है क्योंकि गांव के लोग जो है निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, फिर वही गांव के लोग बाद में पंचायत के चुनाव लड़ते हैं, जिला परिषद के, और बाद में एमएलए और बाद में सांसद। तो उनका जो गाँव का अनुभव होता है वही देश के काम में आता है और इस प्रकार से लोकतांत्रिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासी इकाइयों की शुरुआती खामियाँ। सामान्यतः भारत ने तो ये स्थानीय स्वशासी इकाइयों की स्थापना की, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ इसमें खामियाँ थी। वो खामियाँ क्या थी, देखते हैं। स्थानीय इकाइयों को राज्य सरकारों के अधीन रखा गया, मतलब उन्हें वो आज़ादी नहीं दी गई जो उनको देनी चाहिए थी, तो उन्हें राज्य सरकार के अधीन रखा गया। और इसमें क्या हुआ, राज्य सरकारें नियमित चुनाव भी नहीं करते थे। महाराष्ट्र में भी उस समय 15-15 साल, 10-10 साल स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए, तो नियमित चुनाव का अभाव ये दूसरी बहुत खामी थी। यानी कि लोगों को बेचारे को प्रशासनिक सेवा में या माफ़ कीजिए इस देश का राज्य गांव के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने के अवसर ही नहीं मिले, तो इसलिए कारण नियमित चुनाव का अभाव ये एक समस्या थी। स्थानीय संस्थाओं को संसाधनों की कमी, मतलब उन्हें आर्थिक जो सहायता मिलनी चाहिए, उनके पास पैसा जो उपलब्ध या संसाधन उपलब्ध करने की जो अधिकार होने चाहिए स्वतंत्र, वो उनके पास कुछ भी नहीं थे। राज्य सरकार जब उनको अनुदान देगी बस उतने में उनको खर्चा करना होता था और उस समय बहुत ही कम अनुदान होता था। अधिकारों की भी कमी थी, उन्हें बहुत सारे निर्णय लेने के उनके पास अधिकार नहीं दिए गए थे। तो ये शुरुआती दौर की खामियां थी और इसीलिए जब भारत सरकार ने सोचा कि हमने जिस उद्देश्य से इस पंचायत राज व्यवस्था को शुरू किया ताकि लोग निर्णय लें और गांव के लोग निर्णय लेके गांव को सक्षम बने, ध्यान से सुनिए, गांव को सक्षम बनाए, और इसीलिए उनके लिए कुछ करना चाहिए। इस दृष्टि से फिर विकेंद्रीकरण के लिए, वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए कुछ कदम उठाए गए। स्थानीय शासन इकाइयों की शुरुआती समस्याओं को दूर करने तथा उन्हें अधिक अधिकार मजबूत करने के लिए 1992 में संविधान संशोधन किया गया। उसकी विशेषताएं क्या थी, इस प्रकार थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है आपको। तो जो खामियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए 1992 में संविधान संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। नंबर 1,
स्थानीय इकाइयों का नियमित चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता का प्रावधान किया गया। देखिए प्यारे बच्चों, संविधान में ये प्रावधान किया गया कि स्थानीय इकाइयों का नियमित चुनाव कराना आवश्यक होगा। राज्य को स्थानीय इकाइयों के चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, माफ कीजिए वहां पर जनजाति होना चाहिए था, अनुसूचित जनजाति, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी गई है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है और कुछ राज्यों में 50% सीटें हैं। राज्य में स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। ये स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग जो है ये स्थानीय निकायों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेती है और वो पूर्ण करती है। राज्य सरकार के अधीन राजस्व में स्थानीय इकाइयों की हिस्सेदारी भी दी गई। देखिए प्यारे बच्चों, मतलब राज्य सरकार जो भी राजस्व इकट्ठा करता है, जो भी टैक्स इकट्ठा करते हैं, उस टैक्स में स्थानीय इकाइयों की भी जिम्मेदारी है। मतलब राज्य सरकारों को, जो भी राज्य सरकार टैक्स कलेक्ट करता है उसका कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना उनके लिए बंधनकारक किया गया। इस प्रकार राज्य सरकार उन्हें अनुदान देती है अनेक योजनाएं बनाने के लिए भी, और कुछ अनुदान केंद्र सरकार की ओर से भी आते हैं। तो इस प्रकार से इनके आय के स्रोत है। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में। स्थानीय इकाइयाँ जो नगर निगम कहाँ होती है, ये महानगर, जो बड़े नगर होते हैं वहाँ पर ये नगर निगम होती है जिसे हम लोग महानगर पालिका कहते हैं। इसका प्रमुख जो होता है मेयर या महापौर, जो उनके जो पार्षद जिसे हम लोग कहते हैं सदस्य, उसको पार्षद कहते हैं। जो पार्षद चुन के आते हैं उनमें से महापौर या मेयर को चुना जाता है। प्रशासकीय प्रमुख होता है कि म्युनिसिपल कमिश्नर, जिसे हम लोग नगर निगम आयुक्त कहते हैं। नगर पालिका ये छोटे नगरों के लिए होती है। इसका प्रमुख जो होता है नगराध्यक्ष कहते हैं और ये नगर सेवकों में से चुना जाता है। और प्रशासकीय प्रमुख मुख्याधिकारी भी होता है, उसको सीओ कहते हैं, चीफ ऑफिसर, जो एमपीएससी एग्ज़ाम करके आता है। और आयुक्त सामान्यतः ये आईएएस होता है। जिला पंचायत देखिए, तो जिला पंचायत जिला स्तर पर होती है और इस जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग जिला अध्यक्ष कहते हैं। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इस प्रकार से ये जिला पंचायत। उसके बाद में पंचायत समिति ब्लॉक लेवल जिसे हम लोग कहते हैं, तालुका स्तर पर होती है ये। और इसका जो प्रमुख होता है सभापति। ध्यान रखिए, ये सभी जो प्रमुख होते हैं ये प्रतिनिधियों से चुने जाते हैं, ये जनप्रतिनिधि होते हैं। और दूसरे तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं ये सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी होते हैं, जो नियमित वेतन उन्हें मिलता है। और ये पदाधिकारी होते हैं और वे अधिकारी होते हैं। तो उसका गट विकास अधिकारी होता है जिसे अंग्रेजी में हम लोग बीडीओ कहते हैं। और ग्राम सेवक, माफ़ कीजिए, ग्राम पंचायत, ये गांव स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत भी 2 प्रकार की होती है, एक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत और कभी कभी ग्रुप ग्राम पंचायत भी होती है। जब छोटे छोटे गांव 2 या 3 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत स्थापित की जाती है उसको ग्रुप ग्राम पंचायत, गट ग्राम पंचायत कहते हैं। ये गांव स्तर पर होती है। सरपंच या प्रधान उसका प्रमुख होता है। आमतौर पर महाराष्ट्र में उसको सरपंच कहते हैं, कई राज्यों में उसको प्रधान भी कहा जाता है। और इसका जो सरकारी अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, वो होता है ग्राम सेवक, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, या उसको सेक्रेटरी के नाम से सचिव भी कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार से इसमें एक शहर में अभी हाल ही में नगर पंचायत भी होती है। जिस गांव का रूपांतर अभी शहरों में हो रहा है, ऐसे शहरों में, थोड़े बड़े गांव होते हैं ये, ऐसे कस्बों में नगर पंचायत स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे स्थानीय स्वशासन इकाइयाँ हैं जिनके प्रमुख और स्थल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड देखे हैं। प्यारे बच्चों, हमने दूसरे भूभाग में ये देखना चाहिए था। तो सामान्यतः हमने देखा था कि भारत का जो संघीय शासन व्यवस्था जो है, जो भारत एक संघीय शासन वाला देश जब हम कहते हैं तो उसकी एक दूसरी विशेषता हमने देखी थी अधिकार क्षेत्रों का विभाजन, और दूसरा देखा था हमने शक्तियों का बंटवारा या अधिकारों का बंटवारा।
तो प्यारे बच्चों, तो भारत में जो है ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन हमारे संविधान में किया गया है और उसके लिए संविधान में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का विभाजन करने वाली 3 सूचियाँ दी है, 3 लिस्ट दी है, जिसे हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट जिसको राज्य सूची व कॉन्करेंट लिस्ट जिसको समवर्ती या सामायिक सूची कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं केंद्र सूची के संबंध में कौन कानून बना सकता है, कौन से महत्वपूर्ण विषय है और कितने विषय है। तीनों सूचियों के बारे में हम जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्र सूची। केंद्र सूची के नाम से ही हमें पता चलता है कि डेफिनेटली ये केंद्र सरकार की सूची होगी। केंद्र सूची में देश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों का समावेश किया गया है। इस सूची में दिए गए विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को ही है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि देश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों का समावेश केंद्र सरकार में केंद्र सूची में किया गया है और केंद्र सूची में दिए गए विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को ही है। इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस सूची में मूल संविधान में पहले जो था 97 विषय थे, वर्तमान समय में 100 विषय है। अभी भी इसके और 2 कम हो गए, कई जगह आपको 98 भी मिलेंगे। इसमें कौन से महत्वपूर्ण विषय है? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग क्षेत्र, संचार, रेल, पोस्ट, मुद्रा, युद्ध, विदेश नीति, ये सारे जो विषय है ये केंद्र सूची में दिए गए हैं और इससे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। दूसरी राज्य सूची देखिए, उसी से भी आपको समझ में आ गया। राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों का समावेश राज्य सूची में किए गए हैं। इन विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार तो पूर्ण रूप से राज्य सरकार को है, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो केंद्र सरकार राज्य सूची के कुछ विषयों में कानून बना सकती है, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में। सामान्यतः राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कानून बनाने के अधिकारों के बारे में राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता है। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों का समावेश किया गया है। इस सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान समय में 59 थे। अभी इसके पहले भी लगभग 61 थे, उसके भी अभी 2 कम कर दिए गए और उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए। समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, कॉमन जिसे हम लोग कह सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार दोनों से जुड़े विषयों का समावेश इसमें है। इस सूची में दिए गए विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों को है, लेकिन अगर दोनों के बीच में कानून बनाने में टकराव होता है तो फिर केंद्र के कानून को ही स्वीकार्य माना जाता है या केंद्र का कानून ही मान्य होता है या प्रभावकारी होता है। और इसीलिए इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा केंद्र को ही अधिक अधिकार दिए गए हैं। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, पहले शिक्षा राज्य सूची में था, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी, उसके बाद में आपका जो हम लोग जनसंख्या का जो काउंटिंग करते हैं वो है, जनसंख्या नियंत्रण है। उसके बाद में परिवार कल्याण, कुटुंब नियोजन, वजन, माप, ये सारी चीज़ें विषय जो है इस सामायिक सूची में आते हैं। तो मूल संविधान में 47 विषय थे, अब 52 विषय है। इसके अलावा जो विषय बचते हैं उन सब केंद्र सरकार के अधिकार में होंगे, जैसे कंप्यूटर, क्योंकि जब संविधान बनाया गया था उस समय ये कंप्यूटर नहीं था, इसलिए इसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है। लेकिन एक प्रावधान ये भी है, इसके अलावा जो भी कुछ नए विषय आएंगे वो सीधे केंद्र के अधीन जाएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी केंद्र को कि नहीं ये राज्य को सौंपना चाहिए तो उस प्रकार से अमेंडमेंट करके उसको दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। स्थानीय स्वशासी निकायों का महत्व, फिर से एक बार मैं प्यारे बच्चों, उपलब्धियाँ अलग है, महत्व अलग है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा कीजिए, अथवा उसको दूसरा प्रश्न जो है 1992 के संविधान संशोधन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और अधिकार विभाजन की 3 सूचियों का वर्णन कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए